हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस इज आद्रिका एंड आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से तुम्हारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो अगर तुम्हारी केमिस्ट्री में तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हें सब कुछ याद है, देन बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और मतलब इन टॉपिक्स को जो मैं चैप्टर्स बताने वाली हूँ तो इनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। और अगर तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं चल रही, कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारी रह गई हैं, टॉपिक्स रह गए हैं, तो पहले इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर कर लो, इन्हें ज़्यादा अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम हर चैप्टर वाइज देखेंगे, सभी चैप्टर्स में से देखेंगे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज पीरियोडिक टेबल। और जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है दैट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है इसमें से एटॉमिक साइज वाला और मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो ये वाले कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें से जो तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज वाला रीज़न हर जगह दिया होता है हर प्रॉपर्टी के अंदर, तो उस रीज़न से तुम्हें लिखना है, ठीक है। एटॉमिक साइज वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं होगा किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज वाला रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनमें से भी जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से जो लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज़ है तुम्हारी, यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है तुम्हारी, तो इन्हें ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में से तुम्हारी चीज़ें आती हैं जनरली, जिसके क्वेश्चन आते हैं दैट आर ऑर्डर वाले क्वेश्चन, यानी जो अरेंज्ड एलिमेंट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं वाले, ठीक है। जिसमें तुमसे पूछते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सपोज करो तुमसे कोई एलिमेंट्स लिख दिए, कुछ तुम्हें एलिमेंट्स दे दी, उसमें से लिखा तुम्हें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए तुम्हें और ये इस टाइप के क्वेश्चन तुम तभी अटैम्प्ट कर पाओगे जब तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आती होंगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो अपने बढ़ते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो अब केमिकल बॉन्डिंग में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हैं दैट आर योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जैसे तुम्हारी बुक में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बने हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सब चीज़ों के स्ट्रक्चर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे पेपर में एक या दो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो इस चैप्टर में आती है दैट आर योर डेफिनेशंस। तुम्हारी इसमें डेफिनेशंस दी हैं जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो इन सब चीज़ों की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशंस अच्छे से याद करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है तुम्हारी कि इसमें केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हारे बॉन्ड्स दिए हैं, 3 टाइप के बॉन्ड्स दिए हैं तुम्हारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसकी जो कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन है, कैसे ये बनती हैं, ठीक है, उसकी जो कंडीशंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन, कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये तुम्हें अच्छे से करनी है। नेक्स्ट जो आती है तुम्हारे पास, एक तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग में एक चार्ट बना होगा, या चार्ट नहीं बना होगा, ऐसे ही लिखा होगा, हेडिंग लिखी होगी, प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। जैसे कि सपोज करो सॉल्युबिलिटी हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, नेचर हो गया, ठीक है, डिसोसिएशन हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड की, ये सच बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये चार्ट या टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को तुम्हें ज़रूर करना है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ तुम्हें करनी, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हर चैप्टर से जो मैं बता रही हूँ इसी को करके रखना अच्छे से,
ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर आता है दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, अब एसिड बेसिस सॉल्ट्स में क्या करना है तुम्हें, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो तुम्हारी एसिड्स एंड बेसिस और सॉल्ट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन्हें अच्छे से करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे बेसिस का टेस्ट बेटर होता है, एसिड्स और टेस्ट होता है उनका। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, एक बार उन्हें कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है चैप्टर की, वो जो क्लासिफिकेशन दी है एसिड्स और बेसिस की, जैसे एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी और बेसिस की ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, तो उस वाला क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिक, एक जगह तुम इसे नोट कर सकते हो अपने पास कि अपनी केमिस्ट्री की बुक में ही वो टॉपिक्स मार्क कर लो ताकि बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। एसिडिटी एंड बेसिसिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, प्लस इसके जो एग्जाम्पल्स दिए, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं एज वेल एज तुम्हारे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है इस चैप्टर में से दैट आर योर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स देखो यार तुम्हारा टॉपिक काफ़ी पहले काफ़ी कुछ कट गया था और सॉल्ट से तुम्हारा टॉपिक थोड़ा सा अब इंक्रीज करा गया है, मतलब सिलेबस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है सॉल्ट्स में। तो इसका मतलब है जहाँ से जो पहली चीज़ कट थी और अब वो आ रही है तुम्हारे में, तो समझो उस चीज़ से क्वेश्चन आना है तुम्हारा। ठीक है, इसमें से जितने भी तुम्हारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे सॉल्ट्स दिए हैं तो सिलेबस में तुम्हारे, उसमें सबके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की जो रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की जो रिएक्शंस हैं वो, प्रेपरेशन जो रिएक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे इतना करना है तुम्हें अच्छे से। फिर नेक्स्ट चीज़ तो आती है तुम्हारी दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, मतलब बट रिएक्शंस बहुत सारी उसमें है। इसमें से तुम्हें जो तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आयंस के कलर हैं, तो वो आयंस के कलर तुम्हें एक तो पता होने चाहिए, तभी तुम रिएक्शंस को लर्न कर पाओगे ना। आयंस, कलर ऑफ आयंस, कलर ऑफ आयंस। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं वो तो कलरलेस होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो उन्हें तुम्हें याद करना है क्या उनका कलर होता है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ तुम्हें इस चैप्टर से करनी है वो तुम्हारे 2 टेबल बने होंगे, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो वो वाला चार्ट तुम्हें ज़्यादा अच्छे से करने हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ, इसमें मतलब कलर ऑफ पीपीटी क्या, जो पीपीटी फॉर्म होती है उसका कलर क्या होता है, और एक्सेस में डालेंगे रिएक्टेंट को तो फिर क्या होगा। ठीक है, वो सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है, या स्पैरिंगली सॉल्युबल है, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से करनी है। एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन सॉल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इतना इस वाले चैप्टर से करके रखना अच्छे से। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है तुम्हारी, नेक्स्ट चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 5 मोल कॉन्सेप्ट इन स्टोकियोमेट्री। अब ये जो वाला चैप्टर है इसमें ज़्यादा तुम्हारा लर्निंग ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बट इसमें तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले तो सारे फॉर्मूलाज जो दिए हैं, ठीक है, ऑल फॉर्मूलाज सारे वो तुम्हें लर्न करने हैं अच्छे से। ठीक है, 6-7 फॉर्मूला होंगे या 5-6 फॉर्मूला होंगे, उन्हें अच्छे से करना है तुम्हें। फिर नेक्स्ट जो तुम्हें चीज़ करनी है इस चैप्टर में दैट इज सारे एग्जाम्पल्स लगाने हैं, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स लगा लेना है एग्जाम्पल्स को, और एग्जाम्पल्स फ्रॉम बुक। इतना कर लोगे इस चैप्टर से हो जाएगा तुम्हारा आराम से। ठीक, तो ज़रूर कर लेना एग्जाम्पल्स इससे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो तुम्हें करना है दैट आर योर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जैसे कि एग्जाम्पल्स ये इलेक्ट्रोलिसिस के, मोल्टन लेड ब्रोमाइड का, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस दिया है, और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस दिया है। तो इस ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स मतलब इसका पूरा पैराग्राफ लिखा होगा, तो उसके अंदर भी सारी चीज़ें जैसे कि कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करा गया, कौन सा पैरेटस यूज़ करा, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हैं बुक में तुम्हारी।
ठीक है, इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज़ करें, किस चीज़ के एलिमेंट के बने हैं, आयंस कौन कौन से इसमें हैं प्रेजेंट है, फिर इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, प्लस वो जो रिएक्शंस अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, एक्सप्लेनेशन का लिखा हुआ है, वो सब अच्छे से करना है तुम्हें। ठीक है, यानी एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करने हैं, और 3 एग्जाम्पल्स दिए तुम्हारे, वो तीनों तुम्हें अच्छे से करने हैं बहुत। ठीक है, एक तुम्हें लेड मोल्टन लेड ब्रोमाइड का करना है, फिर तुम्हें एसिडिफाइड वाटर का करना है, और फिर उसके बाद तुम्हें कॉपर सल्फेट का करना है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक सब टॉपिक है तो इस इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर गई, जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह ये सब सारी चीज़ें दी हैं, तो वो टॉपिक एक बार तुम अच्छे से पूरा कर लेना। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हर चैप्टर से। चलो मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में तुम्हारी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह जो दिया है, सॉल्ट, सॉरी मेटल्स की सॉल्ट्स, स्टेजेस इन्वॉल्व इन द stages involved in the extraction of metals. फिर नेक्स्ट हमारा बेयर्स प्रोसेस, जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एक सब टॉपिक दिया है, उसके अंदर का टॉपिक है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और जो हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस दिया है उसके मतलब एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज में जनरली आ सकता है इस बार, जैसे कि उसका कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा यूज़ करेंगे, और हर चीज़ का फंक्शन क्या है, जैसे कि उसमें कोक डालते हैं, कोक पाउडर डालते हैं, तो उसका क्या फंक्शन है, उसमें क्या यूज़ है उसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक है, फिर नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक है मेटलर्जी का एलॉय वाला टॉपिक। ठीक है, तो उसमें सर्टन तुम्हें वो दिए कंपाउंड्स दिए, तो उसका तुम्हें किन किन एलिमेंट से वो बना है, उनका कॉम्पोजिशन प्लस यूज़ क्या है उसका। ठीक है, तो वो सब उसमें लिखा है। ठीक है, वो एलॉयज दिए हैं। ठीक है, तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज के मैं नेम लिखे दे रही हूँ, इसके कॉम्पोजिशन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर ड्यूरेलिमिन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर स्टेनलेस स्टील। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो है दैट इज ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले, इन्हें अच्छे से कर लेना एक बार। और फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा पूरा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाला, इसमें तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और अमोनिया, 4 चैप्टर्स आते हैं चैप्टर के अंदर। तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा वेटेजेस कम पूरे यूनिट का, ये जो 4 चैप्टर्स है। ठीक है, जैसे कि मतलब तुम अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मार्क्स का तुम्हारा इसी से आ जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, मतलब मैंने अप्रॉक्स आइडिया दिया तुम्हें इससे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अब देखो ये इस वाले चैप्टर से तुम ज़्यादा छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट में सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस करनी है तुम्हें। ठीक है, फिर उसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया है, लेबोरेटरी और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद जो तुम्हारा आता है दैट आर योर रिएक्शंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्पेशली जो तुम्हारी रिएक्शंस वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाली होती है, मतलब जिसमें एक कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, तो वाली रिएक्शन ज़्यादा, ठीक है, वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती हैं जिसमें एक कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन।
ठीक है। तो रिएक्शंस हो गई। उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग हर एक एसिड की कैसे होती है, ठीक है, और जैसे क्या नेम है, क्या प्रोसेस, उस प्रोसेस का नेम है, जैसे कि निट्रिक एसिड की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको ओसवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यार देखो, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में तुम ज़्यादा लीव नहीं कर सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और सिर्फ रिएक्शन से ही भरे हैं चैप्टर्स ही पूरे। फिर उसमें टेस्ट दिए हैं कैसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर एसिड को, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब जैसे जो प्रेपरेशन वगैरह दी है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन, तो उसमें तुम्हारे जैसे कि टॉपिक्स, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं। सपोज करो कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड क्यों नहीं करा, ठीक है, गिव रीजंस बन सकते हैं। अपैरेटस कौन सा यूज़ करा है, ठीक है, और इससे ज़्यादा हीट क्यों नहीं, हाई टेम्परेचर पे इसको हीट क्यों नहीं कर सकते अपैरेटस को। तो ये सब गिव रीजंस और एमसीक्यूज में आ सकते हैं तुम्हारे। तो इसीलिए तुम्हें ये स्टडी ऑफ कंपाउंड से ज़्यादा से तुम लीव नहीं कर सकते, ठीक है। और मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तुम्हारा केमिस्ट्री का। अभी मैं जब लास्ट में मैं एक बार मैं यही बता दूंगी चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। ये तो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं अभी तुम्हें चैप्टर्स बता दूंगी कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लास्ट जो तुम्हारा बुक का चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारी बुक का। इसमें सबसे पहले तुम्हें नोमेनक्लेचर आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, और वो आना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारे एक सेपरेट क्वेश्चन जो जो कंपलसरी पार्ट में आता है वो उसमें भी नोमेनक्लेचर आता है, और प्लस में स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो बट में और रिएक्शंस आती हैं, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स तुम्हारे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम मतलब ऑप्शन में इसको लीव कर सकते हो, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को। बट अगर तुम्हें नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आता तो जो इंपॉर्टेंट वाला कंपलसरी वाला क्वेश्चन होता है तुम वो लीव करके चले आओगे। तो इसलिए नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है तुम्हारा जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिर तुम्हारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि तुम्हारा हो गया एल्कीन्स एल्काइंस और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा एक चीज़ और रह जाती है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि जो तुम्हारे लास्ट के 2 यूनिट हैं, लास्ट के जो तुम्हारे 2 सब टॉपिक हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार नहीं आए थे, तो इसलिए मतलब इनके चांसेस इस बार आने के ज़्यादा हैं। तो एक बार इसको ज़्यादा अच्छे से कर लेना, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप तुम्हें ये थोड़ा वीडियो तुम्हारी यूज़फुल होगा, और ये वाले टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कर लेना, मैं तुमसे फिर कहती हूँ। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में एक बार मैं बता देती हूँ लास्ट के। तो जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारी पूरी बुक का है दैट है, और जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले 4 चैप्टर्स जिसमें आते हैं तुम्हारे, ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर आता है दैट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो लास्ट में तुम्हारा आता है दैट इज़ योर पीरियोडिक टेबल। तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है तुम्हारे एग्जाम में। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और तुम्हारे काम आएगा वीडियो, और ऐसे ही मैं और वीडियोज़ डाल दूँगी तो उन्हें भी देख लेना, जैसे मैंने केमिस्ट्री का बनाया है, और सब्जेक्ट्स के भी मैं फिज़िक्स के और सारे सब्जेक्ट्स के बना दूँगी, ठीक है, तो उन्हें भी देख लेना तुम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।